आमिर खान। आमिर, आप तो अवार्ड शोज में जाते नहीं? अक्सर नहीं जाता हूं मैं, एक आध गया हूं। आपने गोलापुड़ी अवार्ड्स का नाम सुना है? चेन्नई में गोलापुड़ी अवार्ड्स, वहां पर गया हूं मैं। बहुत ही छोटा सा अवार्ड है, वो टीवी पे नहीं दिखाया जाता, लेकिन मैं वहां गया था। यहां भी आया हूं मैं। एक और बात आप लगातार कहते हैं कि आप ये कभी नहीं बताते कि कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लगी, कहीं किसी का दिल न दुख जाए। हाँ, तो शहर आपका पसंदीदा कौन सा है? मुंबई। जहां अपना घर है वहीं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, अभी तक मुंबई को अवार्ड नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के जो कुछ अवार्ड्स बाकी है ना अभी, आई होप कि मुंबई को कोई अवार्ड्स मिले। लेकिन मुंबई मेरा सबसे अजीज शहर है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ और वहीं पला बड़ा हूँ, और मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मेरा फेवरेट सिटी तो मुंबई है। क्या है मुंबई में? एक तो मेरी यादें हैं, मेरा पूरा जीवन वहीं है। उसके अलावा मुझे लगता है कि मुंबई की खास बात यह है कि वो एक ऐसा शहर है जहाँ लोगों में बड़ा प्यार मोहब्बत है। बड़े एक्सेप्टिंग लोग हैं, जजमेंटल नहीं है हम लोग मुंबई में। सब अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहा, दिल्ली ने जीता शायद जी। अच्छा किया दिल्ली ने जीता। लेकिन मुंबई में भी अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वहां भी बिजली नहीं जाती। लेकिन सड़कें बेहतर हो सकती हैं, सड़कें बेहतर हो सकती हैं। और यकीनन मुंबई जो एक शहर है वो एक मुश्किल शहर भी है, क्योंकि देश भर से लोग वहाँ आना भी चाहते हैं। तो प्रशासन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने ज़्यादा लोगों की देखभाल करना। इट्स नॉट ईजी, स्पेशली क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम सिटीज़ हैं जो पहले से प्लान्ड हों, जो ज़्यादातर ऑर्गेनिकली ग्रो हुई हैं। तो उनमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ें करना। बट मेनली फॉर इमोशनल रीजंस आई लव मुंबई। शहर हम लोगों के लिए जैसे यहाँ स्टेज पर बैकड्रॉप है ना, वैसे जिंदगी में भी एक बैकग्राउंड में रह जाता है, बैकड्रॉप रह जाता है। आप नहीं मानते ऐसा कि शहर को हम उतनी अहमियत नहीं देते? शहर से जो मिलता है वो तो लेते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, शहर को भी हम अहमियत नहीं देते। अक्सर कभी कभी हम देश को अहमियत नहीं देते। देश हमें तभी याद आता है जब क्रिकेट मैच चलता है, तब हम सब पेट्रियाटिक हो जाते हैं। आईपीएल तो शहर में भी वही करने की सोच रहा है। तो आई थिंक दैट एज अ सोसाइटी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा देश सुधर सकता है, हमारे शहर सुधर सकते हैं। अक्सर हम डिमांड करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, बट वो डिमांड ही रह जाती है। हम अक्सर हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं एज ए सिटीजन, वो हम भूल जाते हैं। तो अक्सर ये भी होता है। प्रोफेसर यादव यहाँ हैं, शाहनवाज जी हैं, अरविंदर जी हैं, सुधांशु जी हैं। क्या हम लोग इनको अपनी जिम्मेदारियां देना ही अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे, और ये अफसोस की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं कि वो हमारा देश चलाएं या हमारा शहर चलाएं या हमारा राज्य चलाएं, हम जब उनसे उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हमें अपने आप से भी रखनी चाहिए। हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अक्सर हम भूल जाते हैं, हम पूरी नहीं करते। और एक तरह से जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं सत्य में जयते, उसमें कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों को थोड़ा जागरूक करें और उनको सोचने पे मजबूर करें कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ प्रशासन अपना काम करे, लेकिन आप अपना काम भी करें और सिर्फ उंगली ना उठाएं। मिसाल के तौर पे कन्या भ्रूण हत्या जो है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत अहम है मेरे देश के लिए, मुझे लगता है। और इसमें लॉज भी बन गए हैं, सेक्स सिलेक्शन, अबॉर्शन इलीगल है। और मुझे तो लगता है कि ये कानून बना यही एक बहुत मतलब हमारी सोच पे रोशनी डालने वाली बात है। विदेशों में, बहुत सारे कंट्रीज में, अमेरिका में या यूरोप में ऐसा कोई कानून नहीं है। आप
जो बच्चा होने वाला है उसके बारे में पता कर सकते हैं और डॉक्टर आपको खुल के बताएगा कि बच्चा होगा, बच्ची होगी, लड़का या लड़की। वहां पे ये कानून इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर माता पिता बच्ची को मारते नहीं, तो उनको ये कानून की जरूरत ही नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमें इस कानून की जरूरत है। और कानून है, चलिए अगला कदम देखते हैं। अगला कदम यह है कि अब प्रशासन या जो हमारे नेता हैं या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून तो बन गया है, लेकिन वो क्या हर घर में एक पुलिस वाले को रखें? क्योंकि ये जो जुर्म है हम अपने घर में प्लान करते हैं कि भाई मेरी बच्ची होने वाली है, हमें नहीं चाहिए। ये जुर्म हम अपने बेडरूम में प्लान करते हैं। तो कहां तक प्रशासन इस पे ध्यान रख सकती है? तो कहीं ना कहीं हमको उसकी जिम्मेदारी लेनी है, हमें अपना नजरिया बदलना है, हमें अपनी सोच बदलनी है। मेरा ये मानना है कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि हम अंदर झांकें और ये सोचने की कोशिश करें कि मैं अपने आप में क्या सुधार ला सकता हूं, मेरी कहां कहां कमजोरियां हैं, मैं अपने देश को कैसे मजबूत बना सकता हूं। और अपने देश को मैं मजबूत एक आसान तरीके से बना सकता हूं कि मैं अपने आप को मजबूत बनाऊं। जब मैं खुद मजबूत बनूंगा तब देश मजबूत बनेगा। ये मेरा ख्याल है। आमिर, मुझे ख्याल आ रहा है कि हम अपने नेताओं से, अपने प्रशासकों से हमेशा सवाल करते रहते हैं। आज क्यों ना ये लोग आपसे सवाल करें? हाँ, जरूर जरूर। प्रोफेसर साहब, आप आमिर से कुछ सवाल करना चाहेंगे? आमिर साहब ने इतनी सृजनात्मक फिल्में बनाई हैं, लोगों को इतना कुछ दिया है, और अभी भी जो कह रहे थे कि हम अपने आप में झांकें, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जिस पर लोग अमल करें तो पूरे समाज और पूरे देश का सुधार हो सकता है। कानून के बल पर, डंडे के बल पर ये सारी चीजें सुधारी नहीं जा सकती। मैं उनकी हर बात से सहमत हूं, इसलिए कोई सवाल उनसे नहीं करना चाहता। शाहनवाज साहब। देखिए, आमिर से को जवाबदेह बना रहे हैं आप यहाँ पे, और आमिर जवाबदेह हैं भी, क्योंकि कई ऐड के ज़रिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया भी है। तो ये सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से कि सिर्फ सरकारें ही जिम्मेदार नहीं है, सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं सिर्फ ये सवाल उनसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आमिर ने दो बड़े काम बड़े किए हैं, खासकर एक में सांसदों के साथ वो जुड़े हैं। मैं तो क्योंकि एक युवा सांसदों की एक टीम थी जो 2 लोकसभा से काम कर रही थी जी, और उसमें अलग अलग पार्टी के सांसद आमिर से जुड़े जी, और हम सब लोगों ने मिलकर, हमारी इमेज ये रहती है कि हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट आमिर ने खुद देखा है जुड़कर। जी, और हमने कुपोषण को नेशनल एजेंडा चंद सांसदों ने अलग अलग दल के राजनीति से ऊपर उठकर बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये बता सकते हैं देश को कि कुपोषण पर सांसदों का जो रोल है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अगर आप उस पर रोशनी डालें। क्योंकि जब लास्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट का था तो लास्ट क्वेश्चन यही आया था, और मैंने स्पीकर साहिबा से कहा कि मैं उस टीम से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे इसका सवाल पूछने का अधिकार दिया जाए। तो मैंने अपने इस लोकसभा का लास्ट क्वेश्चन कुपोषण पे पूछा। तो कुपोषण पे जो आपने काम किया और उसमें जो सफलता मिली, उस पर रोशनी डालें तो मुझे खुशी होगी। जी जी, जरूर। ये कई सालों पहले की बात है जब मुझे कुछ सांसद मिलने आए थे और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि देश के सामने एक बड़ी समस्या है जो है मैल न्यूट्रिशन की। कुपोषण का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है हम सब के लिए, और हम पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी अंतर है उसको अलग रख के हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं ताकि हम इस इशू को एड्रेस कर सकें। और हमें आपकी इसमें मदद चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों तक ये बात पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो शाहनवाज जी मुझे लगा शायद आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं वाकई आप लोग करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग एकदम अपने बातों पे खरे उतरे और वाकई आखिर तक आप लोग एक साथ ही रहे इस मुद्दे पर। और मुझे खुशी है कि उसके बाद हमारा बहुत बड़ा कैंपेन चला इसको लेकर, जिसका मैं एक हिस्सा बन पाया।
प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग सब मिलने गए थे, मैं भी साथ चला था सभी सांसदों के। और ये यकीनन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है हम सबके सामने। करीबन ऑलमोस्ट 1 in every 2nd चाइल्ड, करीबन 2 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। और कुपोषण ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती, तो उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो पता ही नहीं लोगों को कुपोषण क्या होता है। खैर, पूरा मैं कैंपेन आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहनवाज जी के, जिस तरह से आप लोग सब एक हुए और इस मुद्दे को आपने टैकल किया। हम देश के लोग यही चाहेंगे कि जिन लोगों को हम चुनते हैं सांसद में आने के लिए, वो एकजुट होकर मिलकर देश की समस्याओं का सामना करें। यही हम उम्मीद रखते हैं आपसे। मैं आमिर साहब से कहना चाहूँगा कि पॉलिटिशियंस के बारे में उन्होंने जो बात कही, और दूसरा उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी जो विडंबना है, पॉलिटिशियंस के बारे में हर आदमी उंगली जरूर उठाता है, और कुछ लोग तो उंगलियां और सवाल उठाते उठाते राजनीतिक पार्टियां बना लेते हैं। इनका क्या इलाज किया जाए, इसके बारे में जरूर कुछ रोशनी डालें। देखिए, मुझे इसमें 2 चीजें कहनी है। एक तो मैं ये कहूंगा कि जितने लोग राजनीति में आए अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र है। जितने लोग जुड़े हैं, सोशियो या पॉलिटिकल अवेयरनेस आए लोगों में, ये अच्छी बात है। मैं आपसे सहमत रखता हूं इस बात से कि अक्सर हम जब देश को देखते हैं, और ये ख्याल मुझे करीबन 10-15 साल पहले आया, जब मुझे इस तरह के सवाल पूछे गए पॉलिटिशियंस के बारे में कि भाई अब बड़ा करप्शन है, पॉलिटिशियंस में बड़ा करप्शन है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कोई मार्स और जुपिटर से तो आए नहीं हैं, हमारे समाज से ही, या ना वो जापान, चीन या अमेरिका से आए, हमारे समाज से ही हैं। हमने ही उनको चुना है। और हम कहते हैं कि ये 500 लोग ठीक नहीं है। चलिए मान लेते हैं ये 500 ठीक नहीं है, इनको हटा देते हैं और 500 ले आते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तब पड़ेगा, ये मेरा मानना है, जब हमारा जो सोशल फाइबर है वो इंप्रूव होगा, जो हमारी लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है जब वो इंप्रूव होगी, जब हमारे मॉरल वैल्यूज इंप्रूव होंगे, तब फर्क आएगा। तब आप फिर किसी भी 500 लोगों को वहां खड़ा कर देंगे, आपको फर्क नजर आएगा। और हम अक्सर ये कहते हैं कि देखिए ये लोग करप्ट हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने ही उनको चुना है, नंबर 1। दूसरा ये कि मैं अपनी जिंदगी में तो करप्शन मुझे ठीक लगता है कि यार मेरा काम हो जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा फलाना ढमका ये हो जाए। तो जब आप करप्शन अपने आप में कबूल कर लेते हैं, तब आप फिर उन लोगों में क्यों नहीं कबूल करते? तो मेरा ये कहना है कि हम सबको अंदर झांकना है कि हम करप्शन अगर हम अपने अंदर से निकालें तो ही चीजें अल्टीमेटली एक जमीनी स्तर पर, मतलब एक बड़े पैमाने पे चेंज हो सकती हैं। आज मैं ये भी देखता हूं किशोर जी के हम लोग उम्मीद खो देते हैं। उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं हर क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में भी कई अच्छे लोग हैं, हर फील्ड ऑफ वर्क में बड़े अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें एक तो उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। दूसरा मुझे एक चीज कहनी है कि जो हमारा नजरिया है ना, काफी हद तक हमारा नजरिया जो है उसमें एक करप्शन आया है एक तरीके का, और वो मैं बताता हूं क्या। ये कि एक जमाने में जो हमारे लिए विलेन होते थे, जो खलनायक होते थे हमारे लिए, जो उनकी क्वालिटीज होती थी कि वो गलत काम कर रहे हैं, बल का गलत प्रयोग कर रहे हैं, संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, नेक नहीं है, उनके इरादे ठीक नहीं है, ये जो जितनी क्वालिटीज, बहुत ज्यादा कनिंग है, सेल्फिश हैं, अपना काम करके आगे बढ़ रहे हैं, इस किस्म के लोग हमारे आज नायक बन गए, वो हमारे हीरोज बन गए। हमको उनको देख के लगता है कि यार ये देखो ये कहां निकल गया आदमी, यार मुझे भी वहीं पहुंचना है। वो मेरा आइडल बन गया है, वो मेरा हीरो बन गया है। और वो इंसान जो नेक है, ईमानदार है, सच्चे राह पे चलने की कोशिश कर रहा है, संवेदनशील है, अपने बल का कोई गलत प्रयोग नहीं करता, या शायद अपने बल का प्रयोग करता भी नहीं है कभी कभी,
हमको लगता है यार वो बड़ा बेवकूफ इंसान है, हम उस पर हंसते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है हम में, ये हमारे अंदर ये शिफ्ट हुआ है कि हम उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं जो हमारे शास्त्र या जो हमारी जो अलग अलग किताबें हैं, किसी भी आप मजहब की किताब उठा के देख लीजिए, जो अच्छे काम हमको सिखाए गए हैं, वो हमको आज लगता है कि यार ये जो हमारे अंदर ये तब्दीली आई है, इस पे सोचना हमको बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को एक बार फिर हम उन चीजों की इज्जत करना शुरू करें जो सही हैं। ये मुझे लगता है। तो इंट्रोस्पेक्शन का बहुत जरूरत है इस वक्त हमारे देश में। इसी पर कोई सवाल नहीं, इसी पर आप कुछ कहना चाहेंगे मनीष? बिल्कुल, क्योंकि एक मिनट दीजिए। आमिर खान ने बड़ी अच्छी 2 फिल्में बनाई हैं एजुकेशन को क्वेश्चन करते हुए, तारे ज़मीं पर और 3 इडियट्स। इन टोटलिटी देखें तो उसमें एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन के पर्पस को टोटली क्वेश्चन किया गया है। क्यों पढ़ाते हैं हम, क्या पढ़ाते हैं, क्यों रेस में लगा रहे हैं हम अपनी अगली पीढ़ी को। आपने बड़ा अच्छा बोला कि हम सिस्टम को चेंज करने के लिए, ये सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हर घर में तो पुलिस वाला तैनात नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है कि हर घर में किताब तो जाती है, और किताब माने एजुकेशन तो जाती है, एजुकेशन के और खासतौर से स्कूल एजुकेशन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक हमने इंसान को मशीन बनाना, उसे एक रेस में लगने वाली नट बोल्ट बनाना सीख लिया है, पर उसको इंसान बनाने के लिए हम कुछ करते हैं क्या उस पढ़ाई में? और जब तक वो नहीं करेंगे, वो अच्छी मशीन बन सकता है, पर वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? और मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ जो डिबेट चल रही है, आप भी बोल रहे हैं लगातार उस पर कि साहब जब भी समाज क्वेश्चन उठाता है, साहब पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, तो पॉलिटिशियंस की तरफ से क्वेश्चन उठाता है साहब समाज ही ऐसा है, तो इट्स लाइक चिकन एंड एग। उसको ठीक कहां से करना है? मुझे लगता है ठीक करने की जरूरत तो है, और एजुकेशन के बिना शायद इस धरती पे इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। एजुकेशन में भी मैंने से एजुकेशन सबको कहा एबीसी सिखा दीजिए, उससे नहीं होने वाला है। मॉरल एजुकेशन नहीं, मॉरल में आपको एजुकेशन का कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि मॉरल एजुकेशन की किताब तो हम रख लेते हैं, बाकी सारी फिजिक्स केमिस्ट्री उसको रेस के लिए, मशीन बनने के लिए लगाए रखते हैं। तो मॉरल एजुकेशन भी क्या करेगी बेचारी, एक पास हो जाता है वो। जी, आप सही कह रहे हैं। एजुकेशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत जरूरी है। और जो मॉरल साइंस का एक हमारा क्लास होता है, वो अभी अहमियत खो चुका है। और जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, वही वो सीखते हैं। और बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है घर से, स्कूल से। ये 2 जगहें हैं। घर पे हम बच्चों को बोलते हैं, अरे बेटा झूठ मत बोलना, और खुद हम झूठ बोलते हैं। वो देखता भी हम झूठ बोल रहे हैं। किसी का फोन आ जाता है, बोलता है अरे उसको बोलो पापा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा सोचता है यार मुझे तो बोला जा रहा है सच कहो, और मैं सीख कुछ और रहा हूं। तो बच्चे जो हैं वो हमारे एक्शन से सीखते हैं। तो आई थिंक दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ वी ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टुडे ऑफ आवर लाइव्स। और उसी में हम एक तब्दीली बड़े स्तर पर ला सकते हैं थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन पे जैसा मनीष ने भी कहा, आपने फिल्मों के जरिए बहुत संदेश दिए हैं। सत्यमेव जयते में आप संदेश दे रहे हैं। जब एक एक्टर इस तरह के रोल करता है जिसमें एक संदेश जाता है, क्या वो संदेश एक्टर के अंदर भी इम्बाइब होता? उम्मीद तो हम यही करते हैं। और ये मुझे खुशी होती है जब हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारे सोशल काम में जुड़ रहे हैं, ये अच्छा मैसेज दे रहे हैं। किशोर, मेरा ये मानना है कि एक क्रिएटिव इंसान की क्या जिम्मेदारी होती है समाज में। देखिए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो सेहत के बारे में देखे, समाज की सेहत के बारे में देखे। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का काम है कि हमको सुरक्षा दे। जस्टिस का काम है कि वो हमें इंसाफ दिलाए। तो ऐसे हर वॉक ऑफ लाइफ में हर इंसान की कोई ना कोई एक सोशल जिम्मेदारी होती है। तो एंटरटेनर्स की क्या जिम्मेदारी है? मैं ये मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ हम लोगों का दिल बहलाएं, उनको एक जज्बाती तौर पे खुश रखें, उनका एक मनोबल बढ़ाएं या उनको इंस्पायर करें, खुश रखें। सिर्फ इतनी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा ये मानना है। मेरा ये मानना है कि एक क्रिएटिव इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज में सोशल फाइबर को बिल्ड करे, मॉरल वैल्यूज को बिल्ड करें। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन इज टू ब्रिंग ग्रेस टू सोसाइटी। जैसे आप पोएट हैं, या आप म्यूजिशियन हैं, या आप एक्टर हैं, या अलग अलग लोग हैं क्रिएटिव फील्ड्स में, उनकी ये सोशल, उनका कंट्रीब्यूशन ये होता है समाज की तरफ कि वो
समाज में जो मॉरल वैल्यूज हैं उसको बिल्ड करें, समाज को तंदुरुस्त बनाएं इस तरीके से। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट क्रिएटिव पीपल हैव, यू नो, एंड आई टेक दैट वेरी सीरियसली। दिबांग भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिबांग, आपका आमिर से सवाल। देखिए, आमिर खान के होने का फायदा और मजा यह है कि आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और हर सवाल का जवाब उनका, जो फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि हटके है, हटके ही होता है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि इस बार करीब 81 करोड़ मतदाता होंगे, जिसमें साइजेबल नंबर यानी करीब 15 करोड़ नए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 15 करोड़ नंबर आमिर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 2009 के चुनाव को देखें, जो पिछला चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11.9 करोड़ वोट मिले थे, उनको 15 करोड़ वोट नहीं मिले थे। बीजेपी को देखें, 7.8 करोड़ वोट मिले पिछले चुनाव में 2009 में टोटल वोट्स मिले, टोटल वोट्स। और इस दफा 15 करोड़, और इस बार 15 करोड़ तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ये वो लोग हैं जो पहली बार वोट करेंगे। ये वो देश है जहां 35 साल से कम के 65% लोग हैं जी, 25 साल के कम के 50% लोग हैं। बहुत सारे आंकड़े मैंने उछाल दिए। आप ये जो नए वोटर्स हैं, आप ये तो नहीं बताएंगे कि मुझे लगता है कि किस पार्टी को वोट दें, पर वोट डालने से पहले एक तो वोट जरूर डालें, वोट डालने से पहले क्या देखें? देखिए, एक तो मैं इनसे कहूंगा कि वोट जरूर डालें। दूसरा, मैं उनसे ये कहूंगा कि सोच समझ के वोट डालें, और वोट डालने से पहले मेरा एक ही उनसे रिक्वेस्ट होगी। मैं एडवाइस तो क्या करूं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं सारे यंगस्टर्स को कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने एक सपना देखा था हिंदुस्तान के लिए। आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उनके मन में एक सपना था, उनके दिमाग में, एक दिल में एक सपना था, और वो सपना जो है वो हमारे लिए लिख के छोड़ गए हैं, कहीं हम भूल ना जाएं। जो संविधान है उसका जो पहला पन्ना है, जो प्रिएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उस सपने को एम्बॉडी करता है। तो जब आप वोट करने जाएं तो एक दफा आप पन्ना पढ़ लें कि जो हमारे फोरफादर्स थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके मन में क्या सपना था इस देश के लिए। वो आप एक दफा, आपको वो चीज याद दिलाएगी जब आप प्रिएम्बल पढ़ेंगे। तो उस चीज को मन में रखिए और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई उम्मीदवार खड़े होंगे, उनके बारे में सोच समझ के आप वोट करें। उनके आजकल तो उम्मीदवार को अपना 2-3 चीजें अहम जो हैं बतानी पड़ती है, शायद वेल्थ बतानी पड़ती है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, कहीं उन्होंने गलत काम तो नहीं किया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो आप थोड़ा कष्ट उठा के आप मालूमात करें, सोच समझ के। लेकिन आप, ये मेरा एडवाइस है कि आप प्रिएम्बल का पहला पन्ना पढ़ें। ये हम सबको, मैं भी ये करने वाला हूं। वोटिंग के दिन मैं सबसे पहला सुबह उठ के मैं संविधान का पहला पन्ना पढ़ूंगा, उसको पढ़ के फिर मैं जाऊंगा वोट देने के लिए। हम भी लौटते हैं शहरों के मुद्दे पर। कोई ताली मार रहे हैं यहां से यार, आप लोग ताली नहीं मार रहे हैं। सही नहीं कहा मैंने? सही थॉट है ना? आमिर, आपसे एक सवाल है कि हम जो क्रिएटिव क्लास की बात करते हैं, जो राइट ऑफ क्रिएटिव क्लास, जिसमें आप एक्टर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, उनकी जो वो जो डेवलपमेंट करते हैं या जो वो इकोनॉमी के अंदर एडिशन करते हैं, वो बहुत बड़ी है, बट उनको कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती कई बारी जो उनको जरूरी है, और शहर के अंदर उनकी सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है, वो शायद हम नहीं कर रहे। उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आई थिंक क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनको इज्जत मिले और उनको प्यार मिले, बहुत जरूरी होता है। हर क्रिएटिव इंसान जब वो काम करता है, पैसे तो हम सब कमाते हैं, लेकिन हम सब के लिए बहुत अहम चीज ये होती है कि क्या आपको मेरा काम पसंद आया, क्या मेरा काम पहचाना गया। ये बहुत जरूरी होता है हम सब के लिए। तो एक तो उनको रिकग्निशन सही मिलनी चाहिए, जो भी वो काम करें। हर काम में कुछ एक प्रोडक्शन सेक्टर भी होता है या पब्लिशिंग सेक्टर होता है, या जो लोग उसमें आर्थिक स्तर पर
उनके साथ क्रिएटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं, वो उनको सही क्रेडिट दें अपने काम का, और फाइनेंशियली उनके साथ हमेशा ईमानदारी हो, वो जो कुछ काम कर रहे हैं उसका उनको सही क्रिएटिव सपोर्ट मिले, क्योंकि क्रिएटिव जो फील्ड है उसमें बहुत अनसर्टनिटीज बहुत होती हैं, तो ये 2-3 चीजें जरूरी होती हैं जी। क्रिएटिविटी की आपने बात की और शहरों की बात की, तो एक फिल्मी डायलॉग ही मुझे याद आ रहा है कि इस शहर की दौड़ में दौड़कर करना क्या, इस शहर की दौड़ में दौड़कर करना क्या, जब जीना यही है तो फिर उसके लिए मरना क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर। थैंक यू सो मच।